नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार शर्मा आपका एक नए अनुभव के साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जीवन में एक नई सीख लेने जा रहा हूं। आज से पहले कभी अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं उतारा, आज पहली बार प्रयास कर रहा हूं। मेरे बहुत सारे साथी जो मेरे से जूनियर थे, मेरे से सीनियर थे, मेरे सहपाठी जो मेरे समकक्ष थे, या पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो कोचिंग संस्थान से मेरे शिष्य रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं, जो मेरे बराबर के हम उम्र है, जो भी है, उनके समय समय पर फ़ोन आते रहते हैं वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित मार्गदर्शन के लिए। तो मैं भी आप लोगों के जैसा ही हूँ, कोई ये है नहीं कि साहब आप कमज़ोर हो या मैं इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो सफल लोग हैं वो आप लोगों से हो सकता है थोड़ी अलग करें। बहुत सारे इंटेलिजेंट साथी हैं जो मेरे क्लास के अंदर मेरे से काफ़ी ज़्यादा वो नॉलेज रखते थे, हम जब पढ़ते थे, वो आज भी लोग तैयारी कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमसे काफ़ी उस समय हम महसूस करते थे भी कक्षा के अंदर वो लोग हमसे कमज़ोर है या पढ़ाई में उस समय उनका ध्यान थोड़ा कम था, वो लोग आज हमसे काफ़ी ऊंची पोस्ट पर भी है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो होशियार हो गए या आप जो लोग वंचित है वो कमज़ोर हो गए या हम इंटेलिजेंट है आप कमज़ोर, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों के जहाँ कमियां रह रही हैं उनको अपन दुरुस्त करेंगे, जो भी है उनके बारे में हल्की फुल्की जो है अपन चर्चा करेंगे। तो वर्तमान समय के अंदर शिक्षा विभाग की 3 मुख्य भर्तियाँ हैं। उनमें से 1 नंबर पर मैंने लिखा है रीट भर्ती परीक्षा, जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए पात्रता परीक्षा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाती है। एक सेकंड ग्रेड और एक फर्स्ट ग्रेड। सरकार की तरफ से इन तीनों ही भर्तियों का ऐलान हो चुका है। अभी कुछ समय पहले सीएम साहब ने घोषणा की थी कि 20,000 रीट की भर्ती और आ रही है। तो बहुत सारे साथी जिन्होंने पुरानी रीट दे रखी है वो आंदोलन कर रहे हैं, साहब जो पहली वाली भर्ती है उसके अंदर पद बढ़ाए जाएँ, जो 30-33 हज़ार की भर्ती होने जा रही है, तो उसके लिए वो प्रयासरत है। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने पेपर दे दिया, आपके जैसे भी मार्क्स आ रहे हैं अच्छा है, इस पर भरोसा रखें। जो भी सिलेक्ट होंगे बेहतरीन सिलेक्ट होंगे। यदि आपका नंबर नहीं आता है तो निश्चित रूप से आपसे जो ज़्यादा योग्यता रखता था या आपसे ज़्यादा जिसने मेहनत की थी वो लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो आपको उन चीज़ों को भूलकर जो नई बात सीएम साहब ने कही, साहब 20,000 पदों की नई भर्ती आ रही है, आप इस पर विश्वास करें। और आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पद बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, वो बात ठीक है, सरकार स्तर पर है, निदेशालय स्तर पर है, वो बढ़ाते हैं तो ठीक है, नहीं बढ़ाते हैं तो। और जहाँ तक मेरा अनुभव है इस भर्ती के अंदर पद नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि जो नए बीएड चल रही है उन लोगों को भी मौका दिया जाए। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो अभी पिछले 12 महीने के अंदर बीएड कंप्लीट करके आ रहे हैं, फिर यदि इसी भर्ती के अंदर पद बढ़ा देंगे सरकार, नई भर्ती कहाँ से लाएगी? तो आप लोगों को भी समझना है। या आपके साथ ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो बेचारे काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे लेकिन किसी कारणवश जो रीट का पीछे वाला पेपर है उनका अच्छा नहीं गया, तो उनको भी दोबारा मौका मिलेगा। या आप ये समझो कि अभी पिछली भर्ती के बारे में एक अफवाह उड़ रही है, साहब पेपर आउट। हालांकि इन बातों पर मैं कभी विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि पेपर आउट करने वाला व्यक्ति सिलेक्ट हो कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसी 5-7% बातें होती रहती, इन पर अपने को ध्यान भी नहीं देना है। या मान लो हुआ है तो फिर पद बढ़ाने से फ़ायदा क्या है? तो आप इन सारी चीज़ों को भूलो और नई भर्ती के हिसाब से अपने आप को तैयार करो। दूसरा, फ़ोन सबसे बड़ी समस्या कहाँ आ रही है? सर रीट की भर्ती आ रही है, एक सेकंड ग्रेड की आ रही है या फर्स्ट ग्रेड की आ रही है? द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, प्रथम श्रेणी व्याख्याता प्राध्यापक भर्ती परीक्षा, कि इन तीनों में से ये दोनों परीक्षाएं आरबीएसई करवाती है और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो करवाती है, रीट है जो। इनमें से पहले कौन सी आएगी, हम किसकी तैयारी करें? ये कॉमन प्रश्न निकल के आ रहा है। तो आप लोग इन तीनों भर्तियों में जो कॉमन चीज़ है वो निकालें कि तीनों भर्तियों के अंदर हमारे काम की जो चीज़ है उसको आप साथ लेकर पहले उसको तैयार करें। जितने में स्थितियाँ हैं वो क्लियर हो जाएगी। भी पहले जो भी भर्ती है उसके लिए आप तैयारी के लिए जुट जाओ। और बाकी हम जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं वो हर भर्ती के लिए लगभग तैयार रहते हैं। आप कोई भी भर्ती आओ, आप ही तैयारी करने वाले हैं, लगभग सिलेबस है वो काम आता रहता है। तो आप जैसे कॉमन चीज़ निकाले, कॉमन 1 नंबर मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी प्रत्येक
कंपटीशन के अंदर आती है। हाँ, कुछ एक टॉपिक है थर्ड ग्रेड में अलग है, सेकंड में अलग है, फर्स्ट में अलग है, लेकिन तीनों के अंदर है। तो इनमें कॉमन टॉपिक निकाल के इस पर आप बढ़िया पकड़ बनाओ। इसको इस तरह से कर दो भी किसी भी रेट के अंदर साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं, सेकंड ग्रेड के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं जीके वाले पेपर के साथ में, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी 30 क्वेश्चन आते हैं, किसमें, सब्जेक्ट वाले सेकंड पेपर के साथ। तो कहने का मतलब मनोविज्ञान आप अलग निकालो, फिर सेकंड आप निकालो लैंग्वेज, यानी आप लोग यदि हिंदी से हैं तो हिंदी की 30 क्वेश्चन आपके रीट में लैंग्वेज से संबंधित है, सेकंड ग्रेड है तो आप हिंदी की प्रॉपर तैयारी हो जाएगी, फर्स्ट ग्रेड है तो उसमें हो जाएगी, आप संस्कृत से है, उर्दू से, पंजाबी से, यानी लैंग्वेज आपकी जो भी है। सब्जेक्ट एसएसटी वाले हैं तो उन लोगों के लिए आपका सेकंड ग्रेड का फर्स्ट ग्रेड का वो ज़्यादा है नहीं, उसमें आपके थर्ड ग्रेड में भी काम आ रहे हैं कुछ टॉपिक। तो जो कॉमन टॉपिक है उनको ध्यान रख करके तैयारी करो, भर्ती का इंतज़ार नहीं करें तो ही फायदा रहेगा, क्योंकि भर्ती आने के बाद आप दुनिया से काफ़ी पीछे रह जाएंगे। और यदि आपने अभी से अपने आप को तैयार कर लिया तो निश्चित रूप से आगे जो 3 भर्ती आ रही है उनमें आप लोगों का नाम होगा और टॉप क्लास पे नाम होगा, ये मेरा निजी अनुभव है। और यदि आप भर्ती का इंतज़ार करेंगे, साहब भर्ती आएगी तब फॉर्म भरेंगे उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो आप बहुत देर कर चुके होंगे, आपको फिर आगे नई भर्ती देखनी पड़ेगी शायद। क्योंकि अभी देखो ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा बीडीओ का सरकार ने 3 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी किया और 1.5-2 महीने मानन फानन में पेपर करवा लिया। पेपर भी ऐसा करवाया ग्राम सेवक का उससे कोई लेना देना ही नहीं था, यानी बहुत ज़्यादा टफ पेपर करवाया। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी भर्तियाँ आ रही हैं सरकार काफ़ी जल्दी, कई भर्ती तो राजस्थान के अंदर 2 तरीके से परीक्षाएं हो रही है। एक तो विज्ञप्ति निकाल के छोड़ दी, 12 महीने 2 साल 3 साल तक सरकार उसके सामने भी नहीं देख रही है, और एक विज्ञप्ति निकाली 1.5 महीने में एग्जाम भी करवा रही है। तो आप लोग इंतज़ार नहीं करें किसी भी भर्ती का, जो भी परिस्थिति है होती रहेगी, आप अपने आप को तैयारी में लगा दें। और तैयारी में लगाने का मतलब निरंतर तैयारी, 3 महीने 4 महीने से कुछ नहीं होने वाला, लगातार जब तक परीक्षा नहीं होती आपको तैयारी करते रहना चाहिए। 4-5 घंटे 6 घंटे जो भी आप निकालते हो, रेगुलर तैयारी हमेशा काम आती है। परीक्षा के समय को देखते हुए 10-12-15 घंटे कई लोग पढ़ते हैं, वो तैयारी कभी भी काम नहीं आती। तो आप ये बात ध्यान रख करके भी इन तीनों टॉपिक्स यानी तीनों भर्तियों में जो भी कॉमन टॉपिक है उनकी आप पहले तैयारी करें, बाकी कोई बाद में करें। भी एक सैनिक है, युद्ध करने के लिए जाता है तो वो इंतज़ार थोड़ी करता है भी भारत का पाक के साथ या चीन के साथ युद्ध होगा तब मैं क्या है कि अभ्यास कर लूँगा, मैं राइफल चलाने सीख लूँगा, मैं क्या है कि गाड़ियाँ चलानी सीख लूँगा, लड़ाई करनी सीख लूँगा। इंतज़ार नहीं करता है। यदि वो इंतज़ार करता है तो फिर वो एंड टाइम पर कुछ नहीं होता, युद्ध होता है तो फिर वो मारा जाता है और शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता है फिर। और यदि पहले से वो तैयारी कर रहा है युद्ध की, यानी अपने हथियारों की, अब मुझे किस तरह से पेश आना है, पूरी तरह से तैयारी के साथ यदि वो युद्ध में उतरता है, निश्चित रूप से जीत भी उसकी होगी, वो अपने देश का मान सम्मान भी बढ़ाएगा। तो आप सैनिक है, इन भर्ती रूपी युद्ध में उतरने से पहले अपने आप को तैयार करें और लंबी तैयारी के साथ तैयार करें, तो आप लोगों का निश्चित रूप से भविष्य है वो उज्जवल होगा। अभी अपन लोग ये जो आज की क्लास है ये रीट भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करेंगे। इससे संबंधित हम आगे वाली क्लासों में कुछ वीडियोज़ और डालेंगे। एक छोटी सी 15 या 20 मिनट की एक डेमो क्लास के रूप में क्लास है। तो रीट भर्ती परीक्षा की जो आज की क्लास है, इससे पहले कुछ कोचिंग संस्थानों के साथ मेरे जो चहेते विद्यार्थी हैं उन लोगों के साथ मैं ऑफलाइन जुड़ा रहा था। तो पहली क्लास में उन लोगों के लिए डालना चाहूँगा, क्योंकि उन लोगों के साथ जब भी जुड़ाव था तो काफ़ी स्नेह के साथ हमने मेहनत की थी। तो उन लोगों के साथ जब हम जुड़े हुए थे उस समय रीट का जो सिलेबस था, उस सिलेबस के बाद में 2 टॉपिक रीट में नए जुड़े, एक अलंकार और एक समय ज्ञान। तो जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनमें से आज एक छोटे से टॉपिक की क्लास पहले डालेंगे ताकि उन लोगों को सीधा फायदा इस क्लास का पहुंच सके, और जो नए हैं उन लोगों के लिए तो अपन धीरे धीरे आगे और बढ़ेंगे। तो क्लास आज की क्लास जो है हमारी, हम मुख्य रूप से जो पुराने विद्यार्थी हमारे रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपन करेंगे। टॉपिक है समय ज्ञान। समय ज्ञान टॉपिक की पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, और निश्चित रूप से 30 क्वेश्चन जो आपकी रीट भर्ती परीक्षा चाहे फर्स्ट लेवल ले लो चाहे सेकंड लेवल ले लो,
आपके 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के आते हैं, फिर 30 क्वेश्चन लैंग्वेज फर्स्ट जिसमें अधिकांश बच्चे हिंदी चूज करते हैं, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश वाले इंग्लिश लेते हैं, बाकी सब्जेक्ट वाले संस्कृत भी लेते हैं, आप गुजराती पंजाबी उर्दू कोई भी लेवें जो भी आपकी इच्छा है। जो लैंग्वेज सेकंड में जिन लोगों ने संस्कृत ले रखी है उन लोगों के लिए समय ज्ञान का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। और ये टॉपिक क्यों डाला गया, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये भर्ती करवा रही है और इसका लेवल है माध्यमिक स्तर का, यानी हम बात करें सेकेंडरी लेवल 10वीं क्लास तक का। 10वीं क्लास में जो संस्कृत का पाठ्यक्रम था इससे पहले वाला, अभी तो कुछ थोड़ा चेंज हुआ है, उसके अंदर समय ज्ञान का टॉपिक था। तो उस कक्षा 10 में समय ज्ञान को टॉपिक को ध्यान में रखते हुए रीट के अंदर समय ज्ञान का टॉपिक लिया गया। तो अपन आज का जो टॉपिक है इसी को लेके अपन क्लास करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए, कई बार हम क्या है कि प्रश्न के उत्तर के बारे में जानते हैं, प्रश्न को किस तरीके से करना है ये भी हम जानते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि प्रश्न आएगा कैसे। तो एक नंबर पर सबसे पहले हमें प्रश्न की प्रकृति पता करनी है। साहब प्रश्न आएगा वो कैसा होगा, उसको हल करना वो तो बाद की बात है, सबसे पहले हमें प्रश्न की पहचान होनी चाहिए। तो समय ज्ञान का जो प्रश्न आता है उसमें क्लियर सा गया। अब समय ज्ञान का मतलब मैं आपको ये नहीं कि समय का ज्ञान कराऊंगा, आपको टाइम देखना आता है, चाहे घड़ी में हो, चाहे रेलवे की घड़ी होती है उसके अंदर क्या है कि टाइम नंबरिंग में चलता है, अंकों में हो, समय देखना आता है। ये समय हम देखेंगे केवल 12 घंटे को आधार मानकर, संस्कृत में घंटे को होरा कहते हैं ना, तो 12 घंटे को आधार मान के, क्योंकि घड़ी की सहायता से समय ज्ञान जो टॉपिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं क्लास में, यूं तो रेलवे की घड़ी 24 घंटे के हिसाब से चलती है, अपने को 13, 14, 15 ये नहीं बजाने हैं, अपने को तो 12 घंटे को आधार मानकर, यानी टॉपिक क्या है, घड़ी की सहायता से समय ज्ञान, है ना। तो आप लोगों को वहां घड़ी बनी हुई नहीं मिलेगी, आप लोगों को क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे मान लो मैंने डाल दिया यहां पर अहम रिक्त स्थान उत्तिष्ठामि, आगे मैंने लिख दिया अंकों में समय। अब आप लोगों को क्या करना है, वो इस तरह से उसने क्वेश्चन दे दिया, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, इसमें चतुर्वाद ने, पंचवाद ने, षडवाद ने, सप्तवाद ने, जो भी इस 5 के स्थान पे संस्कृत में जो समय है वो आप लोगों को लिखना है। यानी समय ज्ञान का टॉपिक है, अंकों में समय दिया हुआ होगा, आप लोगों को संस्कृत में जो भी समय बने वो आप लोगों को लिखना है। तो हमारी क्लास आज की जो रहेगी वो समय ज्ञान की रहेगी। तो समय ज्ञान की क्लास से पहले अपने को कुछ एक चीज़ों के बारे में, बिल्कुल इजी क्लास है, इसके अंदर मैं सामान्य बात करूं तो केवल 16 शब्द आप लोगों को ध्यान रखने हैं। 16 शब्दों के ऊपर आपकी पूरी की पूरी क्लास डिपेंड करेगी। वो 16 शब्द आपके तैयार है, आपका 1 नंबर निश्चित रूप से रीट की भर्ती परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन आपका कोई कम नहीं कर सकता। वो कौन कौन से है उसके बारे में अपन बात करेंगे। नंबर 1 अपन सबसे पहले लिखते हैं घड़ी, क्योंकि घड़ी की सहायता से समय है, तो घड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं ये भी अपने को सीखते हुए चलना चाहिए। तो घड़ी को अपन संस्कृत में कहते हैं घटिका। घड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं, घटिका। घटिका एक जो हम आटा पीसते हैं उसको भी कहते हैं, लेकिन यहाँ घटिका से संबंधित है घड़ी, जिसमें अपन समय देखते हैं। 2 नंबर सामान्य क्वेश्चन होता है, जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, कोई नया व्यक्ति हमारे सामने हो तो उसको अपन पूछते हैं भाई साहब कितने बजे हैं। समय से संबंधित टॉपिक है तो अपन इसके ऊपर भी बात करेंगे। बजे, बजे को संस्कृत में कहते हैं वादने। अब एक काफी बार कुछ लोग प्रश्न करते हैं सर वादने भी लिखा होता है और वादनम भी लिखा होता है, तो हम इसे ध्यान में रखें, इसे ध्यान में रखें। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अभी मैंने क्वेश्चन लिखा था पहले कि अहम रिक्त स्थान उत्तिष्ठामि, जब खाली स्थान के अंदर प्रश्न हो, खाली स्थान के अंदर प्रश्न हो तो रिक्त स्थान में हमेशा बजे के स्थान पे वादने लिखा जाता है। और केवल सीधा ही हो, मैंने 500 यानी 5 बजे समय लिखा और नीचे पूछा 5 बजे के स्थान पे क्या आएगा, तो पंचवादनम आएगा, है ना। तो रिक्त स्थान में वादने लिखा जाता है और सामान्य अपन सीधी बात करें तो क्या लिखा जाता है, वादनम लिखा जाता है। बाकी दोनों आपको एक साथ कभी नहीं देगा, दोनों में से कोई एक आपको मिलेगा। तो हमने घड़ी को क्या कहा, घटिका। बजे को क्या कहा, वादने या वादनम। 3 नंबर, अब अपन समय सीख रहे हैं, समय के टॉपिक को भी हम 2 भागों में बांटेंगे। आज वाली क्लास पहले वाले भाग के लिए है, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास अपन पहली बार नहीं करें तो
ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें दूसरे भाग के लिए अपन डाल देंगे। यानी जो समय है, अब बोर्ड की, क्योंकि मैंने कहा था 10वीं क्लास के आधार मान करके आपका ये टॉपिक ऐड किया है, तो जो समय है सामान्यतः जैसे अपन कोई भी हमसे टाइम पूछे तो हम या तो कहते हैं 5 बजे हैं, या कहते हैं 5:15 बजे हैं, या कहते हैं 5:30 हो रहे हैं, या कहते हैं 5:45 हो रहे हैं, या 6 बजे हैं, जो भी है। तो हम अमूमन या तो 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट या 00 यानी पूरी मिनट है, इस पे ज़्यादा अपन लोग विश्वास करते हैं। तो बोर्ड की सिलेबस के अंदर आप लोगों के समय इन 4 प्रकार से ही संबंधित पूछा जाता है, और यही इन 4 प्रकार से संबंधित आपका रीट के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। अब बात ये रहती है कि सर यदि मान लो 6:02 आ जाए, 6:03 आ जाए, तो ये चीज़ अपन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, और वो भी ज़्यादा कठिन है नहीं, बिल्कुल ईजी है। लेकिन निश्चिंत रहे, आपका जो मुख्य टॉपिक है समय ज्ञान, उसमें ये 4 प्रकार से संबंधित ही प्रश्न आते हैं, क्योंकि आधार कक्षा 10 को बनाए गए, और कक्षा 10 में ये 4 टॉपिक, यानी इन 4 के आधार पर समय ज्ञान है। इन 4 के अलावा जो मिनट से संबंधित है वो समय ज्ञान कक्षा 10 में नहीं है, इसलिए प्रश्न आने की संभावना न के बराबर है, यानी पूछा नहीं जाएगा। फिर भी 1 नंबर कंपटीशन में अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, अतः अपन उन चीज़ों को भी देखेंगे, और उनको शामिल क्यों नहीं किया इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अपन 1 नंबर पे बात करते हैं 15 मिनट। 15 मिनट को हम हिंदी में सवा कहते हैं, हिंदी में सवा कहते हैं। किसको? 15 मिनट को अपन हिंदी में सवा कहते हैं। और सवा को संस्कृत में क्या कहते हैं? पाद। पाद यानी किसी भी संख्या का चौथाई भाग, चौथाई भाग यानी 25% हिस्सा। अब बात ये प्रश्न उठती है कि साहब 15 को अपन क्या है कि सवा कहते हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट कई बार प्रश्न करते हैं, सर जैसे मान लो ये है, ये मान लो मैंने लिखा है रुपये के अंदर, ये आर लगा दिया, ठीक है, और ये मैंने लिखा है समय के अंदर, ये समय है, जैसे मान लो AM जो भी है, ठीक है, पूर्वान हो गया। इसी प्रकार मैंने वापस यहाँ पे लिखा मैंने 515 रुपये के लिए, और यहाँ 5:25 समय के लिए। अब मैं प्रश्न करूँ साहब इनमें से 525 जो है ना, 525 और 515, इनमें 525 रुपये कौन से हैं? तो उत्तर आपका आएगा ये। और मैं कहूँगा यहाँ पर 5:15 बजे कौन से हैं? तो आपका उत्तर आएगा ये दोनों ही यहाँ 515 आर गलत था, ये दोनों यहाँ गलत है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अपन इस पे बात करेंगे कि सवा किसी भी संख्या को नहीं कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मान लो 15 मिनट को सवा लिखा है, तो मैंने 15 मिनट को सवा नहीं कहा है। सवा किसी भी संख्या का 25% हिस्सा, किसी भी संख्या का 25% हिस्सा, यानी 25% अधिक हिस्सा, प्रतिशत के साथ में अधिक भी लिख रहा हूँ। किसी भी संख्या से 25% अधिक हिस्सा क्या कहलाता है? सवा कहलाता है। तो अब देखो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट का 25% 15 मिनट हो गए, यानी उसका चौथा हिस्सा। अब जैसे यहाँ पर 525 है, इसको 525 कह रहे हैं, तो मैं साथ आपको अधिक बोल रहा हूँ, उस शब्द को नोट करना है। 525 रुपये, इसका मतलब 500 से सवा अधिक है, 25% अधिक है। मैंने 625 नहीं कहा है, 425 भी नहीं कहा है। तो सवा का मतलब कम भी नहीं समझना है। यदि मान लो यहाँ पर मैं 475 बोलता तो फिर कम की बात आती, यहाँ बात अपन अधिक की हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि सवा का मतलब किसी भी संख्या से 25% अधिक हिस्सा क्या कहलाता है? सवा कहलाता है। तो हमारा जो समय है उसके अंदर 60 मिनट होती है, और 60 मिनट का जो 25% है उसको चौथे भाग में अपन बांटेंगे, तो हमारा कितने मिनट निकलेंगे? 15 मिनट निकलेंगे। तो आप ये दिमाग में रखें कि 15 मिनट को हम हिंदी में सवा कहते हैं, और इसको संस्कृत में अपन लोग कहेंगे क्या कहेंगे? पाद। पर अब ध्यान रखेंगे, कोई भी टाइम बता रहे हैं, जैसे मान लो मैं किसी भी समय के साथ में इस शब्द को जोड़ूं, तो सहित के लिए, जैसे मान लो कोई पिता अपने पुत्र के साथ जाता है, तो अपन कहते हैं पुत्रे सहपुत्र गच्छति, अपन कहें, ठीक है। तो पुत्र के सहित वो क्या करता है? जाता है। या इसमें अपने विज्ञान के अंदर प्रश्न आता है सहचित्र वर्णन कीजिए, चित्र के सहित वर्णन कीजिए। तो उसी प्रकार यानी 5.25 है तो 25 यानी 25% अधिक या 15 मिनट अधिक 5 बजे अपन ये कहते हैं। तो सहित के लिए
तो इसके आगे अपन सह जोड़ते हैं, यानी सवा सहित, यानी इसके साथ आगे वाला जो भी समय है, यानी साथ या सहित के लिए अपन इसके साथ सह लगाते हैं, क्योंकि ये किसके साथ होगा, जो भी इसके साथ आगे आने वाला समय होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत में सवा को अपन क्या कहते हैं, सपाद। सवा या सपाद किसी भी संख्या का 25% हिस्सा कहलाता है। और हमारा जो काम है वो मिनट से संबंधित है। मिनट का चौथा भाग कितने मिनट होते हैं, 15 मिनट होते हैं। ठीक है। नंबर 2, बात आती है 30 मिनट। 30 मिनट, 30 मिनट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, किसी भी संख्या का आधा भाग, किसी भी संख्या का आधा भाग, यानी 1/2 कह दो, 50% हिस्सा कह दो, इसको हिंदी में अपन कहते हैं साढ़े, या आधा भी कह दो, बोले कोई दिक्कत नहीं। अब आधा 5 बजे अपन कहते नहीं है नॉर्मल, इसलिए जो नाम अपन सामान्य व्यवहार में यूज करते हैं उसी को नाम ले, साढ़े, है ना। तो 30% को हिंदी में अपन क्या कहते हैं, साढ़े कहते हैं, यानी किसी भी संख्या से 50% अधिक हिस्सा, साढ़े यानी आधा। आधे को संस्कृत में अपन कहते हैं अर्ध। आधे को संस्कृत में क्या कहते हैं, अर्ध कहते हैं। और वही बात पहले वाली मैंने कहा सहित के लिए उसके आगे सह लगे है, तो इस अर्ध के आगे भी अपन सहित के लिए सह लगाएंगे। तो दीर्घ संधि के नियम से, दीर्घ संधि क्या है कि जब ए, ई, उ और री, ए का मतलब आ भी समझे, ई का मतलब अपने दीर्घ ई भी समझे, इनके सामने समान स्वर आता है संधि में, इनके सामने जब समान स्वर आता है तो उसी का दीर्घ हो जाता है। तो सह के अंदर ए था, सामने ए था, इस ये ए और ए मिलके क्या बन जाएगा, आ। ये टॉपिक अपन संधि वाले में और ज्यादा विस्तृत इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ए और ऐसे आ हो गया तो ये बनेगा सार्ध। तो आप सीधा ध्यान रखिए साहब, हम साढ़े को क्या कहते हैं, सार्ध कहते हैं। ठीक है। नंबर 3, पैंतालीस मिनट। अब हम मिनट नहीं पढ़ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था मिनट होती थी, फिर 15, 30, 45 की जगह 1, 2, 3, 4 भी हो सकती थी। वहां टॉपिक में सीधा 10वीं क्लास में नाम दिया हुआ है सवा, साढ़े, पौन और सामान्य से संबंधित समय ज्ञान। अब सवा को अपन सपाद ही कह सकते हैं, साढ़े को अपन सार्ध ही कह सकते हैं, पौने को जो भी हम कहेंगे अब आगे पढ़ेंगे हम वही कह सकते हैं। हम यहाँ पर अब कोई अपनी इच्छा से ये नहीं है कि 15 मिनट को 5-10 आप कला लिख दो भी, 5-10 कला अधिक पंचवाद ने, कोई भी 5:15 को ऐसा लिखना चाहिए, वो लिख नहीं सकता। क्यों नहीं लिख सकता कि हमारे जो सिलेबस के अंदर जो 10वीं क्लास का सिलेबस है उसी को रीट वाली एजेंसी ने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आधार माना है। उसमें लिखा हुआ है सवा, साढ़े, पौने और सामान्य से संबंधित समय। इन 4 टॉपिक से संबंधित उसने समय डाला है, तो अपन इन 4 के बारे में बात करेंगे। तो हम 45 मिनट को पौन नहीं कह रहे हैं। अब पौन क्या होता है इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है 5:45, यहाँ लिखा 5:30, यहाँ लिखा 5:15। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं साहब ये क्या है, तो सीधा तुरंत जवाब मिलेगा 5:15 बजे, यानी 5 बजे से 25% अधिक है। ये क्या है कि साहब 5:30 बजे, यानी 5 बजे से 50%, यानी उसका आधा अधिक है। ये क्या है, अब कई बच्चे के साथ ये 25% हो गया, ये 50% हो गया, ये 75% हो गया। वो धारणा हमारी गलत है। यदि 75% होता तो ये क्या होता, ये 4:45 बजे होता, यानी 5 बजे से 75% अधिक, जो कि गलत है। पौन का मतलब जैसे अपन किसी से भी संबंधित बात लेते हैं, पौन ये कि पौन है यानी कम है, एक नॉर्मल बात चलती है, पौन मतलब कम है। इसका मतलब पौन का मतलब होता है किसी भी संख्या से 25% कम। ये दिमाग में रखना है, कम अधिक वाली कहानी अपने को अच्छी तरह समझनी है। यानी पौन का मतलब होता है किसी भी संख्या से 25% कम, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 25% यानी 15 मिनट कम को अपन क्या कह रहे हैं, पौन। अब ये कम किस में है, ये 25% कम है आगे बजने वाले समय में से। यानी 5:45 लिखा 5:45 है, लेकिन 5:45 कहते हैं अपन हिंदी में, यानी 6 बजने में 25% क्या है, कम है। तो इसका मतलब अब अपने को यहाँ पर 75% नहीं लिखी, इस यहाँ पर करना है 25% कम। यहाँ पे क्या करना है, 25% कम। कितने बजे में से, तो आगे वाला जो भी समय,
तो कम का ध्यान रखना है। 25% कम कह रहे हैं। 25% को संस्कृत में हमने पढ़ा था पाद, वो सह तो बाद में लगाया था सहित के लिए। तो अब कम करना है तो कम को अपन यानी 25% को हमने पाद कह दिया। कम को कहते हैं हम ऊन। कम को क्या कहते हैं? ऊन। हिंदी में एक शब्द है न्यून। न्यून यानी कम, अधिक यानी ज्यादा। अधिक का विलोम अपन कह सकते हैं। न्यून में क्या है? नी प्लस ऊन ही तो है। नी प्लस ऊन से न्यून बना हुआ है। इसी प्रकार संस्कृत में अपन 19 को कहते हैं एकोन विंशति, यानी एक ऊन यानी एक कम, विंशति यानी 20 में से। तो अपन ऊन का मतलब कम होता है, पाद यानी 25%। तो 25% पर कम को अपन हिंदी में तो कहते हैं पौन। अब गुण यहाँ पे संधि कर दो जो भी आगे वाले, क्योंकि कोई भी दो स्वर लगातार हम बिना संधि किए हुए एक पद में नहीं लिख सकते। एक पद का मतलब ऐसा पद जो एक शिरोरेखा के नीचे लिखा होगा। जैसे मान लो ये है, मैं ऐसे नहीं लिख सकता। हाँ, डेस करके अलग अलग दोनों को लिख सकता हूँ। जैसे मान लो किसी का नाम है नरोत्तम, तो अपन मान लो नर प्लस उत्तम लिख सकते हैं। दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक शिरोरेखा के नीचे इन शब्दों को, इस पूरे पद को नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि नियम है कि दो स्वर लगातार हम बिना संधि किए हुए एक साथ नहीं लिख सकते। व्यंजन तो फिर भी बिना संधि किए हुए अपन लिखते हैं तो कई बार हो जाते हैं लगा। जैसे मान लो ए घोष व्यंजन लगातार दो आ गए तो वहाँ कोई संधि हो, कोई जरूरी नहीं है। या घोष दोनों आ गए तो कोई जरूरी नहीं है ना, वहाँ संभव है। लेकिन स्वर के अंदर बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर दो स्वर लगातार कौन कौन से आ गए? जैसे यहाँ पे द के अंदर ए था और सामने ऊ था। यहाँ पे रह के अंदर ए है, सामने ऊ है। तो हम जब भी कोई दो स्वर लगातार आते हैं वहाँ निश्चित रूप से हमें संधि करनी पड़ेगी। तो ए के सामने ऊ आता है तो गुण संधि के नियम से ए और ऊ ओ बनता है। जो आपका ओ स्वर है ना, वो एक संयुक्त स्वर है। उस स्वर के अंदर दो स्वर मिले हुए हैं, एक ए और एक ऊ। तो पाद प्लस ऊन से आपका बनेगा पादोन। क्या बनेगा? पादोन। तो अपन संक्षिप्त रूप से मैंने कहा था भी आपको 16 पद ध्यान रखने हैं। तो वो 16 पद है ना, 4 आपको इस बजे से लेकर इस पौन तक और 1 से 12 तक एक घड़ी में समय होता है। तो 1 से 12 तक की आपको संख्या, इसके बाद में आपका पूरा काम हो जाएगा। क्योंकि घड़ी को घटिका कहते हैं, ये आपके सामान्य कहीं उपयोग में आएगा नहीं। एक बार वापस अपन लोग देखेंगे, हमने 1 नंबर लिखा घड़ी, घड़ी को अपन लोग क्या कहते हैं? घटिका कहते हैं। ठीक है। 2 नंबर हमने लिखा बजे, बजे को संस्कृत में क्या कहते हैं? वादने, यदि रिक्त स्थान में हो तो, अन्यथा क्या कहते हैं? वादनम कहते हैं। ठीक है। फिर सवा, सवा को अपन कहते हैं सपाद, साढ़े को अपन लोग कहते हैं सार्ध और पौन को अपन क्या कहते हैं? पादोन। ये 3 पद थे। अब ध्यान रखेंगे आप अपनी मनमर्जी से 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, मैंने कहा मिनट से संबंधित तो खेल ही नहीं है। यदि मिनट से संबंधित अपन बात करते तो आप 5-10 कला लिख देते, फिर 15 है तो फिर 13 क्यों नहीं है, 1 क्यों नहीं है? वहाँ 4 शब्द पढ़ रहे हैं अपन, केवल हम सवा पढ़ रहे हैं, साढ़े पढ़ रहे हैं और पौन पढ़ रहे हैं। सवा को आप संस्कृत में सपाद ही कह सकते हैं, 5-10 नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अपन को सवा को कन्वर्ट करना है, 15 को नहीं करना है। ये चीज ध्यान रखनी है। क्योंकि 15 होता फिर 1-2 क्यों नहीं है, उसको अपन आगे वाली क्लास में अपन और ज्यादा चर्चा करेंगे। तो इन 4 पदों के अलावा अपने को जो देखना है वो देखना है 1 से 12 तक संस्कृत में संख्या। 1 से 12 तक संस्कृत में संख्या अपने को यहाँ थोड़ा अलग तरीके से अपन लोग देखेंगे। वैसे संख्या की अपन बात करते हैं तो संस्कृत में एक नियम है कि हम किसी भी प्रकृति को पद बनाए बिना उसको वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। पद का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी प्रकृति के पीछे प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्रकृति और प्रत्यय जुड़कर एक पद का निर्माण होता है। और पद निर्माण करने के बाद ही अपन उसको वाक्य में या काम में ले सकते हैं भाषा की दृष्टि से। प्रकृति क्या है? तो प्रकृति 2 प्रकार की होती है। एक होती है शब्द प्रकृति और एक होती है धातु प्रकृति। अपन कई बार प्रश्न आता है, जैसे मान लो पठितम, इस प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखो, कई बार प्रश्न आता है। तो प्रकृति 2 प्रकार की होती है, एक शब्द प्रकृति और एक धातु प्रकृति। प्रकृति के पीछे प्रत्यय जुड़ता है, उसके बाद पद बनता है। शब्द प्रकृति के पीछे सु आदि 21 प्रत्यय जुड़ते हैं तो शब्द रूप बनते हैं। और धातु प्रकृति के पीछे आपके तिप्तस जी इत्यादि जो परस्मयी पद और आत्मनेपद में कुल 18 प्रत्यय जुड़ते हैं तो आपके धातु रूप बनते हैं। तो उनके अलावा भी कुछ प्रत्यय हैं, जैसे मान लो पट प्लस तुमुन 2 धातुओं के पीछे जुड़ते हैं, वो कृत प्रत्यय होते हैं। संज्ञा शब्दों के पीछे जुड़ते हैं,
वो तद्धित प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्ययों के कारण वो प्रत्यय वाले टॉपिक के अंदर अपन देखेंगे। तो यहां जो संख्या हम देख रहे हैं वो पद बनी हुई संख्या नहीं देखेंगे, हम यहां संख्याओं का प्रकृति रूप देखेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। प्रकृति रूप का मतलब उसका वास्तविक रूप। क्यों? क्योंकि यहां अपने को संख्या पहले लिखनी पड़ेगी। 12 बजे, क्योंकि लास्ट में तो वादने आने वाला है, तो अपन वादने के साथ उस संख्या को जोड़ के रखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो पद एक साथ जुड़े हुए हैं तो समास के नियम से पहले जितने भी पद है, यानी 2, 3, 4, 5 कितने भी पद आप जोड़कर एक पद के अंदर लिख सकते हैं। और जब लिखते हैं तो पहले वाले, पहला, दूसरा, तीसरा, जितने भी पद पहले लिखते हो उन सब की विभक्ति का लोप हो जाता है। और विभक्ति का लोप होने का मतलब वो अपने प्रकृति के यानी मूल रूप के अंदर आ जाते हैं। जैसे मान लो राम शब्द है, तो कहीं राम तो सीधा तो होता ही नहीं, राम है होता है या रामऊ होता है। हाँ, संबोधन में हो सकता है, एक वचन के अंदर वो एक अलग कहानी है, वो पद है, वो सू का लोप हुआ है ना। तो मान लो है, तो अपन उसको मान लो समाज के अंदर लेके जाएंगे, राम है च, कृष्ण है च, तो आप राम कृष्ण बनाते हो। पहले कृष्ण के अंदर तो द्विवचन बना रहे हो दो पदों के हिसाब से, बाकी राम के अंदर आपने विभक्तियों का लोप कर दिया, केवल राम को ही रखा। तो अपने को हमेशा ध्यान रखना है, जब भी दो पद एक साथ लिखे हुए हैं तो पहले लिखे गए पद का हमेशा विभक्ति का लोप किया जाता है। तो उसको मूल रूप में देख लें तो डायरेक्ट हम, यानी अब उसको विभक्ति का लोप करना सीखें, इससे अच्छा डायरेक्ट आपको उसका प्रकृति का रूप भी लिखवा दूं। तो मैं 1 से 12 संख्या लिखाऊंगा, अब हो सकता है कई विशेषज्ञ देखे साहब ये तो सर तो क्या है कि संख्या गलत लिखा रहे हैं। तो अपने को प्रकृति रूप में ही काम लेनी है, तो डायरेक्ट अपन उसके बारे में बात करेंगे। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो संख्या अब अपने को केवल 1 से 12 तक देखनी है, क्योंकि घड़ी के अंदर समय ना वो 12 तक बजता है। रेलवे का अलग टाइम है, उसमें 13, 14, 15, 16 आगे भी संख्याएं बढ़ती रहती है। तो अपने को इसमें देखना है 1 से 12 तक प्रकृति रूप संख्या का ध्यान रखना है। क्यों प्रकृति रूप अपन नहीं देखें तो वैसे तो क्या होता है, जैसे 1, क्योंकि अशुद्धि संशोधन में वहाँ भी आपको अपन टॉपिक आगे बढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे, और नॉर्मल ध्यान भी रखना। 1 से 4 तक की संख्या के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। पुल्लिंग में अलग होता है, 1 का है, स्त्रीलिंग में 1 का, नपुंसक लिंग में एकम, 2 का पुल्लिंग के अंदर द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वि, नपुंसक लिंग में द्वि, है ना। अलग अलग रूप चलते हैं 1 से 4 तक। 5 से 19 तक सभी संख्याओं के रूप एक समान होते हैं और हमेशा बहुवचन में होते हैं। 5 से 19 तक। वैसे 2 का द्विवचन में है, मैं बहुवचन की बात करूं तो 3 से 19 कह सकता हूं। 3 से 19 तक रूप बहुवचन में होते हैं, लेकिन समान 5 से है। 5 से 19 तक सभी संख्याओं के रूप समान रूप से चलते हैं। थोड़ी स्मार्ट बोर्ड था तो टेक्निकल समस्या के कारण लाइट चली गई थी, तो अपन दोबारा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो अपन बात कर रहे थे संख्याओं का प्रकृति रूप। तो इसमें अपने को संख्या का जो पद बनता है उसको नहीं करके अपन प्रकृति रूप पे चल रहे हैं। बात अपने की थी कि संख्या 1 से 12 तक अपने को देखनी है। तो 1 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 1। 2 को द्वि कहते हैं, 3 को त्रि कहते हैं, 4 को चतुर कहते हैं, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश। तो अपने को 1 से 12 तक जो संख्या देखनी है, ध्यान रखना 1 को क्या कहते हैं? 1। विसर्ग कुछ नहीं लगेगा क्योंकि अपन प्रकृति रूप देख रहे हैं। 2 का द्वि, द्वि के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि आपको तो वहाँ पर 4 ऑप्शन में मिलेंगे तो वहाँ गलत मिलने की संभावना न के बराबर होती है, दूसरा कुछ मिल सकता है। द्वि को अपन
अधिकतर लिखते हैं ना, बहुत सारे लोग जो भाषा विशेषज्ञ हैं, यानी हिंदी संस्कृत के अंदर, मैं मेरी खुद की कमी बता दूं, 9वीं 10वीं तक अध्ययनरत था, तब इन चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। अपन नॉर्मल आदत होती है ग्रामीण परिवेश में यूं लिख देते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन है, इस व्यंजन के अंदर ऊपर द है और द के नीचे वह लिखा हुआ है। देखो वह की आकृति ऐसी होती है, इस वह के ऊपर द लिखा हुआ है और ई की मात्रा है, तो द नहीं लगाना है, अपन वह, देखो द के नीचे वह, द्वि के अंदर वह, द्वादश के अंदर वह, इन दोनों चीज़ों का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। 3 को त्रि कहते हैं, है ना, त्रय की मात्रा है, इसमें ई की मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा। 3 को त्रि कहते हैं। 4 को चतुर, लास्ट में रे हलंत है। हल अपने व्यंजन को कहते हैं, व्यंजन हो अंत में जिसके, अभी चतुर शब्द हलंत है, रे हलंत नहीं, वैसे अपन कहते रे हलंत है। हल हो, इस चतुर शब्द के अंत में हल है, यानी इसके अंत में व्यंजन है, तो लास्ट में हल है। पंच, 5 को क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। 6 को अपन क्या कहते हैं, सट, टय आधा है। अब ध्यान रखेंगे क्योंकि 6 बजे तो बाद में वादने लिखा जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। वादने में जो वह है वो आपका घोष वर्ण है, तो हमेशा ध्यान रखना है घोष के सामने, यानी किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के सामने, वर्ग 5 है, क वर्ग, च वर्ग, ट, त और प, पहले के सामने घोष वर्ण आए। अपने व्यंजन संधि का एक नियम है ये, तो वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। घोष के अंदर आप संस्कृत वाले हैं तो अपन व्यंजन का बंटवारा है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये वरल है और है को अपन घोष कहते हैं। तो वादने का वह आएगा तो ये टे डे में बदलेगा, तो मूल रूप से सट होता है, लेकिन आपको हर जगह काम सट ही लेना है, इसलिए मैं अब इसको हटा के सट लिख रहा हूं। इस चीज का ध्यान रखना है, पहले नहीं लिखा मैंने, अब ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि मूल रूप से सट होता है, लेकिन यहाँ टे का होने वाला डे है, इसलिए आप ध्यान रखो। 6 को हम सड कहते हैं, 7 को सप्त कहते हैं, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को क्या कहते हैं, 10 को 10 ही कहेंगे और 12 थोड़ी कहेंगे ना। 11 को क्या कहते हैं, एकादश, और 12 को क्या कहते हैं, द्वादश कहते हैं। तो यानी 12 ये और 4 ये 16 शब्दों पर हमारा समय ज्ञान टिका हुआ है। अब आप लोगों को इन 16 से संबंधित किस तरह से काम करना है अपन देखते हैं। देखें, जैसे मान लो कोई भी समय आपको अंकों में दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ शुरुआत की है 12, 15, 30, 45, 4 पे अपन बात कर रहे हैं केवल। कोई भी समय आपको अंकों में दिया हुआ है या घड़ी बनी हुई है, घड़ी के अंदर टाइम दिया हुआ है, तो उस समय को आप सीधा आप अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में बोल ले। जैसा हिंदी में बोलते हैं वैसे ही अपने को संस्कृत में बदलना है, उसको कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो ये टाइम, और अपन दूसरे शब्दों में बात करेंगे तो सबसे पहले मिनट, जो ऊपर बाद वाली संख्या लिखी होती है, सबसे पहले मिनट वाला काम किया जाएगा, उसके बाद जो घंटा, 12, 1, 2, 3 जो भी है वो लिखा जाता है, और सबसे लास्ट में बजे होता है हिंदी में। और सामान्य शब्दों में अपन कहें तो आप सीधा डायरेक्ट क्या है कि अपनी भाषा में उस शब्द संख्या को बोल लो, और जैसे बोल रहे हो वैसे संस्कृत में बदलना है। जैसे ये सामान्य आप किसी को पूछे तो आपको वो ये कहेगा 12 बजे, तो आप 2 शब्द बोल रहे हैं, 12 बजे। 12 को संस्कृत में क्या कहते हैं, द्वादश, द्वादश। और बजे को संस्कृत में क्या कहते हैं, वादने, उधर लिखा हुआ है। अपन सीधा लिख रहे हैं तो आप वादनम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, द्वादश वादनम। दूसरे वाला टाइम आप किसी को पूछेंगे तो वो 12:15 नहीं बोलना है, मैंने कहा था वहां शब्द सवा है, तो आप बोलेंगे 12:15 बजे। आप 3 शब्द बोल रहे हैं, 12:15 बजे, तो सबसे पहले आपने सवा बोला ना। सवा को संस्कृत में क्या कहते हैं, सपाद कहते हैं, तो आप 1 नंबर पे लिखो सपाद। 2 नंबर आप बोले 12, तो 2 नंबर आप लिख दो द्वादश। 3 नंबर आप बोले बजे, बजे के स्थान पे आप लिख दो वादनम। ये लो आपका काम हो गया, सपाद द्वादश वादनम। पूरी की पूरी संख्या को एक लाइन के नीचे इस तरह से आपको लिखना है। फिर मान लो तीसरे वाला समय 12:30, इसको आप क्या बोलते हो, 12:30 बजे। तो 3 शब्द बोले, 12:30 और बजे, तो 12:30 को अपन क्या कहते हैं, सार्ध। 12 को आप क्या कहते हैं, द्वादश, और बजे को आप लोग कहते हैं वादनम, सार्ध द्वादश वादनम। फिर आगे है 12:45, तो इसको अपन क्या कहते हैं, मैंने कहा था अपने पहले बात की थी, पौन क्या मतलब किसी भी संख्या से 25% कम हिस्सा। अब इसको 12:45 नहीं कहते हैं, अपन कहते हैं 12:45 बजे।
क्योंकि 25% कम 1 बजे से है, न कि 12 बजे से। तो इसको 1:45 बजे, 3 आप बोल रहे हैं हिंदी में, मैंने कहा जैसे हिंदी में बोल रहे हो वैसे कि वैसे ही संस्कृत में कन्वर्ट करना है। आपने 3 शब्द बोले 1:45 बजे, तो सबसे पहले पौने के स्थान पर अपन लोग लिखेंगे पादोन। 1 बजे को अपन कहते हैं 1 वादने। अब ध्यान रखेंगे, यहाँ पौने को पादोन कह दिया, 1 को 1 कह दिया, बजे को वादने कह दिया। मैंने डेस करके दोनों पदों को अलग अलग लिखा है। क्यों लिखा है? यहाँ पे देखो नए के अंदर ए था, सामने ए था। यदि एक पद पर अपन लिखते हैं तो मैंने कहा था 2 स्वर लगातार बिना संधि किए वे नहीं आ सकते। तो आपको 3 संख्या में विशेष रूप से ध्यान देना है। एक आपको 1 पे, एक आप लोगों को 8 पे, 8 को अपन अष्ट कहते हैं, और तीसरा आपको 11 पे, 11 को हम एकादश कहते हैं। इन 3 संख्याओं में विशेष रूप से आपको ध्यान क्यों देना है? इसलिए देना है कि इन तीनों संख्याओं में पहला जो वर्ण है वो स्वर है। 1 में ए है, अष्ट में ए है, और एकादश में वापस आपका ए है। तो जहां भी, और पहले इसके या तो पादोन आया तो नय के अंदर ए आएगा, ध के अंदर ए आएगा, सपाद है तो द के अंदर ए आएगा। इनसे पहले हमेशा ए आएगा। तो ए के सामने कोई स्वर आएगा तो निश्चित रूप से अपने को संधि करनी पड़ेगी। तो 1 और एकादश में दोनों जगह ए है, तो जहां भी ए के सामने ए आता है वहां वृद्धि संधि के नियम से दोनों के स्थान पे ऐ होगा। तो आप लोग यदि इसको मिला के लिखते हैं तो पादो नैक वादने। ध्यान रखेंगे, वृद्धि संधि का नियम क्या है? जब पहले शब्द के अंत में ए या आ हो, यहां न के अंदर ए है, पहले शब्द के अंदर ए या आ हो, सामने ए, ऐ, ओ, औ, चारों में से कोई भी एक हो तो वृद्धि संधि होती है। जब ए या आ के सामने ए अथवा ऐ होता है तो दोनों के स्थान पे ऐ हो जाता है, और ओ अथवा औ होता है तो दोनों के स्थान पे औ हो जाता है। आपको पता होगा। यदि 8 वाला समय होता तो क्या होता, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब इसी तरह आपका समय चलता जाएगा। यहाँ पर 12 था, 1 हो जाएगा, 2 होता तो द्वि हो जाता, 3 होता तो त्रि हो जाता। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। कुछ अलग है उसके बारे में अपन बात करते हैं। 6 आपका 4 नंबर पे आता है चतुर। चतुर में आपको ध्यान रखना है रे हलंत है। तो 4 बजे को आप बनाएंगे, कोई भी 4 से संबंधित 4 बजे, 4:15, 4:30, कोई भी पद आपको आता है तो हमेशा ध्यान रखना जो आधे वाला रे वो बाद वाले वह के ऊपर चला जाएगा। यानी हमेशा रे का नियम होता है, जब वो खुद हलंत होता है तो हमेशा बाद वाले के ऊपर जाता है, और खुद पूरा है और पहले वाला वर्ण हल है तो पहले वाले के नीचे चला जाता है। तो 4 बजे को मान लो आप लिखेंगे तो आपको चतुर्वादने, इस तरह से आप लोगों को लिखना है। बाद वाले के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जानकारी के अभाव में चतुर्वादने अपने लिखा हुआ, यहाँ तो चलो मेरा लिखा हुआ है ना, चतुर्वादने मैंने लिख दिया। ये रे जो तय के ऊपर भी लोग लगा देते हैं, अब रे हमेशा वह के ऊपर जाएगा। इस चीज़ का अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो 4 वाला थोड़ा सा स्पेशल इसलिए था, तो मैंने बताया कि रे हलंत है तो बाद वाले के ऊपर लिखा जाएगा। 6 के अंदर भी डे आपका हलंत आएगा। षड्वादने कोई दिक्कत नहीं है, हलंत है तो उसको हलंत रखो और एक पद के अंदर बना के लिख दो। कहीं ये नहीं है कि सर ने कहा था रे हलंत है उसको बाद वाले के ऊपर लिखा है तो डे को भी अपन वह के ऊपर चिपका दें, ऐसा नहीं करना है। वो नियम केवल रे के लिए था। तो क्या लिखेंगे 6 को षड्वादने। 8 वाले के अंदर स्वर था तो इसको भी अपन देखेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा है 8:15, 8:15 बजे, सवा को अपन क्या कहते हैं सपाद, 8 को कहते हैं अष्ट, सपाद अष्ट वादने ये कहते हैं। यदि आपको एक पद के अंदर लिखना है तो ए और ए मिलके दीर्घ संधि के नियम से आ होता है। हमने यहाँ बात की थी ना, स प्लस सर्द सार्ध बनाया था, वो वाली सिस्टम है ना। तो ये बनेगा आपका सपा दाष्ट वादने, और एकादश में ए वाला एक वाला ही नियम लगेगा। तो मुख्य रूप से जो आपके 4 बिंदु है इनसे संबंधित समय ज्ञान के अंदर आप इन चीज़ों का सहारा लें। आपका एक भी प्रश्न जो गलत नहीं होगा। इन चीज़ों का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। इसी प्रकार प्रत्येक समय का आप 4 भागों के अंदर से सवा, साढ़े, पौने और सामान्य के हिसाब से आप लोग वाक्य बनाएं। आप लोग इनका सहारा लेकर के ये काम करें। आप लोगों को समय ज्ञान में निश्चित रूप से इस क्लास से और इन पदों से काफ़ी सारी सहायताएँ मिलेगी।
और इसके अंदर मिनट वाला जो है उसके अंदर अपन आगे वाली क्लास के अंदर अपन लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।